हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बीपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। यह इस सीरीज का 14th वीडियो है। इससे पहले के वीडियोस में हमने एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग जो भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं इनको कवर कर लिया था। पिछले वीडियो में हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन तक के टॉपिक्स को कवर कर लिया था। आज हम गांधी इरविन समझौता से अपना डिस्कशन शुरू करेंगे। इससे संबंधित पहला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। और यह समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस समझौते के अनुसार गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। राजनीतिक कैदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश दिया गया। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार दिया गया। समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति दी गई। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को तैयार हो गई, परंतु इस समझौते ने जनता को निराश किया क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें शामिल नहीं किया गया था। ठीक है। इसके बाद 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी जाती है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी दे दी जाती है और उसके बाद तुरंत ही कांग्रेस का 1931 वाला कराची अधिवेशन होता है। अगर आपसे इसका सीक्वेंस भी पूछा जाए तो सबसे पहले हो जाएगा गांधी इरविन पैक्ट हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई। उसके बाद कराची अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। तो ये सीक्वेंस भी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये तेज बहादुर सप्रू थे। ठीक है, ये प्रमुख उदारवादी नेता थे। इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। तेज बहादुर सप्रू, वीएस श्रीनिवास शास्त्री, एमआर जयकर के प्रयत्नों से महात्मा गांधी एवं इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य समझौता हुआ, जो कि गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्माओं की संज्ञा दी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये 1931 हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो ये गांधी इरविन समझौता था। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है, 5 मार्च 1931 को कौन सा समझौता हुआ? तो ये हुआ था गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन सी हो जाएगा उसका उत्तर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, टॉपिक है हमारा, वो गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड है। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में सर्वप्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया? तो ये मौलाना मोहम्मद अली थे। 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट 2 भागों में प्रकाशित हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है। 10 जून और 24 जून को साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है थी वो 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। भारतीय राजनीतिक संगठन ने कमीशन की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया। कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होने के समय कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में लगभग 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस की तरफ से एक भी प्रतिनिधि ने इसमें भाग नहीं लिया। इसमें भाग लेने वाले प्रमुख भारतीय व्यक्ति थे टीबी सप्रू, वी श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, एमआर जयकर, भीम मुंजे और भीमराव अंबेडकर और सुंदर सिंह मजीठिया। ठीक है, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, इसीलिए इसको बोला गया था ए वेडिंग प्रोसेशन विदाउट ग्रूम, मतलब बिना दूल्हे की बारात। इसमें लगभग 57 इंडियन मेंबर्स ने टोटल भाग लिया था, जिनके पूरे नाम नहीं दिए गए हैं। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस समय जो ब्रिटिश पीएम थे वो मैकडोनाल्ड थे, और भारत की तरफ से महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया था, जिसमें बेगम जहां आरा शाहनवाज और राधाबाई सुब्बानारायण थी, उन्होंने इसमें भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? तो ये बी आर अम्बेडकर थे। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। इनके अलावा सरोजनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में संपन्न हुआ? तो ये हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन। याद रखना है, 1930 में हुआ पहला,
31 में दूसरा और 32 में तीसरा। ठीक है, आगे इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1931 तक में हुआ, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 लंदन में आयोजित किया गया, जिसमें कि भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा रजवाड़ों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुई। ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात हो रही है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें जो कि हुआ 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। ठीक है, तो इसमें कांग्रेस ने इस सम्मेलन का भी बहिष्कार किया था। और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं कि जैसे सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन था, उसमें वायसराय इंडिया के कौन थे, तो ये वेलिंगटन थे। ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन। और उसके बाद ब्रिटिश पीएम इस समय थे मैकडोनाल्ड। और हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड जो गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें भी वेलिंगटन ही थे भारत के वायसराय। थर्ड आरटीसी में यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन में भी वेलिंगटन ही थे वायसराय। और लेकिन फर्स्ट जो गोलमेज सम्मेलन था उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। ठीक है, फर्स्ट आरटीसी यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें इरविन थे भारत के वायसराय। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में इरविन और सेकंड और थर्ड में जो वायसराय थे वो वेलिंगटन थे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो उन्होंने प्रथम और तृतीय दोनों में भाग नहीं लिया था, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस प्रश्न पर असफल रहा? तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मांग पर असफल रहा था। इसमें वही डिस्कस दिया गया है। सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण इस सम्मेलन का कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकल सका। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया और यह सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हो गया। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज सम्मेलन संगोष्ठी के समय किस विषय पर मतांतर हो गया? तो ये दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मतदान से रिलेटेड था मुद्दा। इस पर दोनों के बीच मतभेद हो गया। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? तो वो लंदन से लौटे थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो हमने डिस्कस किया था, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे प्रधानमंत्री इस समय। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930 और 32 के बीच एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन को आयोजित किया गया। ठीक है, इस सम्मेलनों में जून 1930 में साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संचालित किया गया था। यानी साइमन आयोग पर जो रिपोर्ट साइमन आयोग ने सौंपी थी उन पर चर्चा के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट से रिलेटेड है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो ये किए गए थे 24 सितंबर 1932 को। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता हुआ था। अगस्त 1932 में के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। तो ये अछूतों के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत प्रस्तुत किया। ये डेट याद रखना है, 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई।
जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा तय किया द्वारा होना था। मुसलमान और सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक अवार्ड पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो ये पहले जो था वो 71 था और उसके बाद 147 तक बढ़ा दिया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148 कर दिया गया। मध्य और अपना ये दिया गया हर क्षेत्र में कितना कितना था, तो हमको बिहार का देख लेते हैं स्पेसिफिक। बिहार और उड़ीसा में ये जो सीट था वो 18 था। कुछ पुस्तकों में यद्यपि यह संख्या 147 मिलती है। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। ठीक है। जो केंद्रीय विधानमंडल में है वहाँ पे 18% सीटें जो हैं वो दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। उसके अलावा भी जो इसमें मैकडोनल्ड द्वारा जो अनाउंस किया गया था सांप्रदायिक पंचायत, वो लोथियन कमेटी की सिफारिश पर इसको किया गया था। सांप्रदायिक अवार्ड को याद रखना है, लोथियन कमेटी। और मैकडोनल्ड ने कुल मिलाकर कई सारे घोषणा की थी, जैसे कि 2 मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स बनाना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और सिंध, और इंडियन कॉन्सुलेट कमेटी की स्थापना करना, और 3 एक्सपर्ट कमेटी की स्थापना उन्होंने करने की बात की थी। पहला था फाइनेंस से रिलेटेड, दूसरा फ्रेंचाइज यानी मताधिकार से रिलेटेड, उससे ही रिलेटेड थी लोथियन कमेटी, और जिसकी सिफारिश पर कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत को लागू किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, पूना समझौते का उद्देश्य था, तो ये था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला हमारा टॉपिक है कांग्रेस सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी, जिसमें पहला क्वेश्चन है 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। ठीक है, ये अध्यक्ष थे और जयप्रकाश नारायण जो थे वो इसके महासचिव थे। 1940 उसी डिस्कशन को दिया गया। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। अन्य सदस्य इसमें थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, अशोक मेहता। और इसका पहला अखिल भारतीय सम्मेलन अक्टूबर 1934 में पटना में हुआ। ये याद रखना है, 1934 पटना में इसका अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ। अगला जो क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1934 होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। अगला हमारा टॉपिक जो है वो प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन से संबंधित है। 1937 में जो चुनाव हुआ था, इसका पहला क्वेश्चन है, प्रांतीय सरकारों के गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये 1935 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। ठीक है। और 1935 के अधिनियम का आधार क्या था? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट और गोलमेज सम्मेलन में जो भी समझौते या फिर जो भी सहमतियां बनी थी, उसके आधार पर 1935 का जो एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसको लाया गया था। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। 1935 में भारत सरकार के अधिनियम के आधार पर 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें से कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों, याद रखना है 5 प्रांतों, जिनमें मद्रास था और बिहार, जिसमें 152 में से 58 सीटें उन्होंने जीती, मध्य प्रांत और बड़ार संयुक्त प्रांत तथा उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। 5 जो राज्य थे वहाँ पे पूर्ण बहुमत उन्होंने प्राप्त किया, याद रखना है। कांग्रेस बम्बई, असम, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल जिसमें आज अभी का बांग्लादेश भी है, पंजाब जिसमें कि अभी का पाकिस्तान वाला पार्ट भी है, तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़े दल बनने से वंचित रही। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों, मद्रास संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बड़ार, बिहार, बम्बई, उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की। और बम्बई में कांग्रेस को लगभग पूर्ण बहुमत मिली थी। अयोध्या सिंह की पुस्तक, ठीक है, आगे डिस्प्यूट का दिया गया है, तो इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि आंसर तो क्लियर है। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो ये कार्यकारिणी कमेटी जो थी 1937 वाली थी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल
पारित किए गए सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधा को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। अगला हमारा जो टॉपिक है वो कांग्रेस का त्रिपुरी संकट से रिलेटेड है। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो ये सुभाष चंद्र बोस हुए 1938 में, और ये कांग्रेस का जो था हरिपुरा अधिवेशन था। इस समय का जो अधिवेशन है वो काफ़ी पूछा जाता है, और हरिपुरा जो क्षेत्र है वो गुजरात में है। इससे पहले का अधिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 1937 का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था फैजपुर में। फैजपुर जो क्षेत्र है अभी महाराष्ट्र में है, और ये भारत का मतलब कांग्रेस का पहला ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, ग्रामीण क्षेत्र में हुआ था। 1938 हरिपुरा, 1939 जो हुआ था वो त्रिपुरी में हुआ था, जिसकी बात यहाँ की जा रही है, त्रिपुरी संकट। और जो त्रिपुरी क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है। वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं और इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस इसके निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो ये राजेंद्र प्रसाद थे, 1939 के वाले सम्मेलन के अध्यक्ष। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने निर्विरोध। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर, ठीक है, देखना है पॉइंट क्या था, कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बने। एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस से अलग होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने बनाए थे फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, जिसकी स्थापना उन्होंने की थी मई 1939 में। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। इसका फर्स्ट सेशन जो हुआ था 1940 में हुआ था। अगला हमारा टॉपिक है देसी रियासतें, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, तो ये उद्देश्य था भारत सरकार तथा देसी राज्यों के संबंध को सुधारना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। इसका गठन वर्ष 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति के नाम से भी जाना जाता है। उद्देश्य हमने डिस्कशन कर लिया है। भारतीय रियासतों के बीच, भारत सरकार और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक और वित्तीय संबंध को सुधारने हेतु सिफारिशें करना। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील लेजली स्कॉट को कमेटी के समक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। स्कॉट का तर्क यह था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र है और इसीलिए वह स्वतंत्र है केवल उस सीमा तक नहीं जहां तक उसे अपनी प्रभुसत्ता क्राउन को दे दी है, अर्थात विशेषाधिकार जो है अभी भी भारतीय रियासतों के पास है। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो ये 1927 में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। जो कि ब्रिटिश, ये किसी से संबंधित था, तो ब्रिटिश राज के रियासतों में राजनीतिक आंदोलनों और प्रजामंडलों का ये संघ था। इसमें विभिन्न रियासतों से आए लगभग 700 राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद तथा के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया, उसका नाम क्या था? तो ये प्रजामंडल आंदोलन था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो द्वितीय विश्व युद्ध से रिलेटेड है, तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये विंस्टन चर्चिल थे। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभिक समय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन थे, ठीक है, प्रारंभिक समय में नेविल चैम्बरलेन थे 1937 से 40 तक, ठीक है। 1939 में जो था वो युद्ध शुरू हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल थे। चर्चिल जो थे 2 बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद पर उन्होंने कार्य किया। अगला हमारा जो टॉपिक है वो पाकिस्तान की मांग से रिलेटेड है। नाउ और नेवर जो पैम्पलेट है वो किसने लिखा था? तो ये रहमत अली थे, इन्होंने लिखा था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। इसके माध्यम से ही उन्होंने एक पृथक पाकिस्तान देश के मांग की
की थी, जिसमें कि इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में लिखे एक पैम्पलेट में, जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर, में एक नई अस्मिता के लिए एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग की थी, जिसे उसने पाकिस्तान का नाम दिया था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। हम अगला क्वेश्चन है, किसने बांटो और छोड़ो के नारों को बुलंद किया? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना थे। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। डिवाइड एंड क्विट का नारा उन्होंने दिया था, और डिवाइड एंड क्विट का नारा उन्होंने दिया था, और ये उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में दिया था। जिन्ना और मुस्लिम लीग की मांग यह थी कि ब्रिटिश पहले भारत को दो भागों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांटे और उसके बाद उसे छोड़कर जाए। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना थे। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। जो कांग्रेस का 1940 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसी में पहली बार मांग की गई थी। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे लाहौर प्रस्ताव कहा गया, और इसी लाहौर प्रस्ताव को ही आगे चलकर पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना गया। हालांकि ध्यान देने वाली बात है कि इस प्रस्ताव में न तो विभाजन और न ही पाकिस्तान शब्द का जिक्र किया गया। लाहौर प्रस्ताव में उत्तर, पश्चिम और पूर्वी भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिलाकर अलग अलग स्वतंत्र राज्य बनाने की बात की गई थी, न कि एक स्वतंत्र राष्ट्र की। ठीक है, राज्य बनाने की बात हुई थी। इसे ही उस समय कुछ लोगों ने दो स्वतंत्र देशों के मांग के रूप में देखा। हालांकि लाहौर प्रस्ताव ने ही आगे चलकर पाकिस्तान के निर्माण का मार्ग जो है प्रशस्त किया। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष कब? 1940 के लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया? तो ये 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था कि कांग्रेस की जो जितनी भी सरकारें थी स्टेट्स में, उन्होंने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया था। उसी को मनाने के लिए उन्होंने मुक्ति दिवस के रूप में मुस्लिम लीग ने मनाया था इस दिवस को। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो उन्होंने मनाया था ये 16 अगस्त 1946 को मनाया था। वायसराय ने अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र और संपूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। उक्त तिथियों के दंगे फैलाने एवं आतंक का माहौल बनाकर उन्होंने प्रदर्शित करना चाहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं। इस कार्रवाई के तहत नोआखली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान के जन्मदाता किसे माना है? राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को माना है पाकिस्तान का जन्मदाता। ऑप्शन सी हो जाएगा उसका उत्तर। और इसके बैकग्राउंड में 1909 का मार्ले मिंटो सुधार है, जिसको हमने डिस्कस किया था। मुसलमान यदि खुश हैं, संतुष्ट है, तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा है? तो ये लॉर्ड हंटर ने लिखा था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। और उनकी पुस्तक का नाम है द इंडियन मुसलमान्स, में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। अगला हमारा टॉपिक व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? तो उन्होंने आरंभ किया था ये पवनार, महाराष्ट्र से। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी, पवनार आश्रम, महाराष्ट्र से। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, और जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। द्वितीय सत्याग्रही के रूप में चुने गए जवाहरलाल नेहरू ने छिरकी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार होने के उपरांत ब्रह्मदत्त को अगला सत्याग्रही नियुक्त किया गया था। वीपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा भी है। तीसरे सत्याग्रही या किसी और अदर स्टेट पीसीएस में था, सॉरी मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो ये आरंभ किया था विनोबा भावे ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो ये विनोबा भावे थे। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ये ब्रह्मदत्त थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने शुरू किया था या व्यक्तिगत सत्याग्रह? तो ये विनोबा भावे थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, कहीं आपको विनोबा भावे दिखेगा, कहीं आपको महात्मा गांधी भी दिखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है टॉपिक क्रिप्स मिशन से, तो इसे हम देख लेते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे?
डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 मार्च 1942 को पहुंचे थे। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। अमेरिका व चीन ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला, परिणाम स्वरूप तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की। ठीक है, घोषणा से भी पूछा जा सकता है। 11 मार्च 1942 को घोषणा किया गया और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन दिल्ली पहुंचा, जिसकी अध्यक्षता स्टैफर्ड क्रिप्स कर रहे थे। अगला जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव ने भारत में हमें कुछ नहीं दिया, यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया, लेकिन केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। शब्द किसने लिखे हैं? तो हमने डिस्कस किया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ये शब्द हैं। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक था? तो ये महात्मा गांधी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था क्रिप्स प्रस्ताव के विफल होने पर या उसके प्रावधानों को देखकर। रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय किया। एक्चुअली इसका उद्देश्य था कि भारतीयों की सहायता को प्राप्त करना वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। इसके लिए उन्होंने कुछ उदारवादी कदम उठाए थे ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स मिशन 3 सप्ताह रहे और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श कर उन्होंने एक प्रारूप के रूप में अपने प्रस्तावों को घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, जबकि सर्वपल्ली गोपाल की पुस्तक जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी के अनुसार ऐसा बैंक जो टूट रहा है को एक पत्रकार ने जोड़ा था। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।